जय हिंद दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल जो अपन वीडियो लेकर आए थे वो इतिहास की थी और उसी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपन देखा था कि पूरे विश्व का इतिहास का विभाजन देखा था हमने, किस हिसाब से प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा। पाषाण काल को, पाषाण काल से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं चाहे तो अपने रिलेशन की भर्ती हुई है उनमें से एक क्वेश्चन जो भी आया है इतिहास से वो हमने चर्चा किए। उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। अब देखेंगे बच्चों उसी से आगे, और आगे का टाइम पीरियड कहलाता है बच्चों वैदिक काल। पहला तो देखो भैया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। देखो बच्चों, वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 BC से लेकर 600 BC तक का समय। वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 BC से लेकर 600 BC का समय वैदिक काल का माना जाता है। देखो बच्चों, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है बच्चों उत्तर वैदिक काल। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को बच्चों रामायण काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रामायण काल। इसे बच्चों महाभारत काल कहा जाता है। और ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 BC, और महाभारत का काल का समय 1000 से लेकर 600 BC का समय ये है। ये तो है वैदिक काल का थोड़ा सा विभाजन। देखो भैया, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, हाँ जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे अजय, आप ये बताइए, मानव को सबसे पहले कौन सी धातु का ज्ञान हुआ? तांबा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी धातु का? तांबा धातु का ज्ञान हुआ। बोले तो सबसे जो प्राचीन सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाई। क्या कहलाई? ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद मानव को दूसरी कौन सी धातु का ज्ञान हुआ? कांस्य का। तो फिर दूसरी सभ्यता कौन सी कहलाई? कांस्य युगीन सभ्यता। बोले तो जो तांबे धातु की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में, ठीक है। वो ताम्रयुगीन। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। और वैदिक काल में कौन से धातु की खोज हुई? लोहा धातु की। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें हमारे जो पेपर सेट है तो उसमें एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ था। और पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था अपने जो आर्मी के पेपर में आया हुआ था पहले, वो क्वेश्चन ये था बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन से धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे। देखो लोहे धातु की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में। तो देखो भैया, वैदिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आप कहोगे सर आर्यों के आगमन से वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो क्या रहेगा कि आर्यों के आगमन से वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब अपन जानेंगे आर्यों के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आओ फटाफट लिखो इसको। तो सबसे पहले तांबे धातु की जानकारी, फिर कांस्य धातु की, फिर लोहे धातु की जानकारी, ठीक है। ये क्रम याद रख लेना आपको सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो लिखो फटाफट। तो अब डालो आर्य। तो वैदिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? आर्यों के आगमन से। तो ये लिख लेना, वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के आगमन से मानी जाती है। किससे? आर्यों के आगमन से मानी जाती है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब तो ये ध्यान रखना। तो वैदिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? आर्यों के आगमन से। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन, फटाफट लिख लिए, कंटिन्यू चलते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? आर्यों के आगमन से। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, अपने पेपर सेटों में मिलेगा, आर्यों का मूल स्थान क्या है? बच्चों वो तो क्या सर्वसम्मत है, वो तो हम मानते हैं। आर्यों का मूल स्थान के बारे में अलग अलग विचारधारा है। तो किसी ने कहा कि ये तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, कोई कहा अंटार्कटिका से, कोई कहा अफ्रीका से। जनजातियों का मूल स्थान अफ्रीका माना गया, तो ये ना अफ्रीका से आए थे ये तो। अब देखो भैया,
हमारा जो भारत का इतिहास है बच्चों, ये ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, सीधी सी बात है। तो इन्होंने, क्योंकि भारत पर विदेशों की हुकूमत रही थी, तो उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया था, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अपन कहीं के नहीं थे, हम यहीं के थे, हम कहीं और कहीं से आकर नहीं बसे थे। ये तो क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता बताना पड़ता है कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। तो एक हमारे जो एक ब्रिटिश भारत के समय एक कौन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था आर्यों का मूल स्थान। तो क्वेश्चन आ जाता है अपने कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। तो आप लोग सर आर्यों का मूल स्थान था मध्य एशिया। क्या बच्चों, मध्य एशिया। ये मध्य एशिया से आकर यहाँ पर बसे थे। और ये किसने कहा था आपको, सर ये मैक्स मूलर ने कहा था। किसने, मैक्स मूलर ने कहा। और मैक्स मूलर कहाँ का व्यक्ति था, नागरिक था, जर्मनी का। ये जर्मनी का इतिहासकार था बच्चों। उन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, आर्य कोई और नहीं थे, हम जितने भी भाई बेटे हैं, ठीक है, हम सारे के सारे क्या है, हम आर्यों की संतान हैं। हमारे पूर्वज आर्य थे, तभी तो भारतवर्ष को क्या कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है ना। तभी हमारे भारतवर्ष को आर्यावर्त कहा जाता है। तो आर्य और कहीं के नहीं थे, यहीं पर बसे थे, यहीं पर बड़े हुए थे, यही उनका, तो हम किसके, आर्यों की संतान है। तो आर्य को जानना बोले तो हमारे पूर्वजों का वर्णन करना है। तो आर्य को जानना नहीं, उनकी सभ्यता को जानना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा भारत, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है ड्रीम ऑफ माई इंडिया, मेरे सपनों का भारत। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे भारत को देखना है तो मेरा भारत को देखना है तो कहाँ जाओ, गाँव में चलिए। मेरा भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। देखो बच्चों, जब भारत देश आजाद हुआ था तो 90% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती थी, गाँव में लोग रहते थे। तो अपना भारत कहाँ बसता है बच्चों, अपना भारत गाँव में बसता है। तो हमारी मूल सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता। तो क्योंकि हम आर्यों की संतान है, हमारे पूर्वज आर्य थे, हम सब आर्य थे। तो आर्य को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम आर्य हैं, ठीक है। तो पहली बात करें कि सर आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो आप कहोगे सर इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी बच्चों, ग्रामीण सभ्यता। अगर समाज कहें तो देखो बच्चों, समाज आपको ही पता है, आज हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, बोले तो पितृसत्तात्मक। आज हमारे जो जात वगैरह है, वंशवृद्धि होती है तो पुरुषों के द्वारा होती है। तो आज देखो, आज आपसे पूछा जाए आपकी गोत्र क्या है, तो जो दादाजी गोत्र है या फिर पापा गोत्र वही लगाएंगे, अपन नानका वाले की थोड़ी लगाएंगे। तो उसी प्रकार से समाज कैसा है, आज पुरुष प्रधान है या फिर पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है ना, पुरुष प्रधान समाज। देखो सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता, समाज के साथ पितृसत्तात्मक, ये चीज है। क्योंकि यहाँ पर समाज के मतलब पितृ, एक तो अपन गोत्र कहा गया, दूसरी बात करें अपन जो भी बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं तो उनका सारा मैनेज कौन करता है, पुरुष करते हैं, महिलाएं तो नहीं करती है। देखो घरों में आज नॉर्मल ऐसे घरों का खाना वगैरह है, घर की साफ सफाई, घरों की देखभाल मैनेज करना अपनी मम्मी करती है, अपनी माँ करती है, ठीक है। लेकिन जब कोई भी फंक्शन होता है, ब्याह शादी प्रोग्राम, तो अपन सारा संभालते हैं, पुरुष लोग संभालते हैं। तो बड़े बड़े फंक्शन तौर पर क्या पुरुष के द्वारा ही चलाया जाता है। तो सारे जो भी गतिविधियां होती है पुरुषों के नाम से होती है बच्चों। तो समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। आप लोग सर आज हमारे समाज के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो कितना ही कर दिया जाए, समाज तो आज पुरुष प्रधान ही है। महिला प्रधान या मात्र सत्तात्मक कब माना जाएगा, जब सारे के सारे काम महिलाएं देखेंगी। बोले तो रिश्ता की बात करा, रिश्ता दे क्या होगी, लुगाई ये करेगी, तय कर देगी। बारात है, बुलानी है तो भैया गाड़ी को खर्चो जो भी है लुगाई यही करके आओगी, हाँ भैया गाड़ी लेके जाओ, इतना यात्री जाओगा, इतना मेहमान आओगा, यही लेके जाओगी। दूसरी बात है खर्चों पर जो भी के बने वो सारो ये देखेगी, देख ले। तो ये मतलब जब ऐसा आ जाएगा ना, तब मानना आप एक मात्र सत्तात्मक। आज सारा काम कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है। तो पुरुष प्रधान समाज है, तो ये पितृसत्तात्मक, समझ में आ गया। अब देखो भैया आप लोग सरकारें थे, हमारा अगर बात करें तो कौन सी भाषा बोली जाती थी। अरे देखो एक क्वेश्चन, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत। तो हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, संस्कृत भाषा, ठीक है। सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाएं संस्कृत भाषाओं से निकली है। तो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। हमारे पूर्वज संस्कृत भाषा बोलते थे। ये चीजें भाषा पता चल गई अपने को, समाज कैसा पता चल गया आपको। सर आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, अरे यार ये बताओ,
वेरी गुड। मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? कृषि। देखो अपने ये आया था ओपन भर्ती के अंदर, ये ओपन भर्ती 2018 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था आज उनका मूल व्यवसाय क्या था? कृषि। और हम क्या कहेंगे? कृषि करेंगे तो पशुपालन भी करेंगे, ध्यान रख लेना भैया। हाँ आपसे क्वेश्चन, आप बताओ भारत में कौन सी कृषि की जाती है? भारत में मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं बच्चे? वेरी गुड। जो खेती के साथ पशुपालन भी किया जाए उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो भारत में कौन सी कृषि की जाती है? मिक्स्ड कल्टीवेशन। कृषि के साथ हम पशुपालन भी करते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या था हमारा? खेती करना था। तो खेती के साथ पशुपालन दोनों ऑप्शन में होना और एक पूछे तो आप खेती करके आओगे, ठीक है ना? अगर वो आ जाए तो दोनों कर देना, एक पूछे तो कृषि करना, ठीक है? ये चीज है। तो इतना लिख दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक आपसे पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन है, आप बताओ कि आर्यों की या वैदिक काल की, नोट डाल के क्वेश्चन है, वैदिक काल की पवित्र नदी, वैदिक काल की पवित्र नदी का नाम बताओ। वेरी गुड। आप हो गए सर सरस्वती नदी। देखो भैया आपके हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी आता है माँ, हम नदियों को माँ कहते हैं, ठीक है ना? जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी, तो इसे नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, ठीक है? हमारा यही तो प्यारा भारत, हमारी संस्कृति है। तो सरस्वती मैया ने क्या कहा था? क्योंकि नदी को माँ कहते हैं, सरस्वती माता ने कहा था जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो मैं धरती को छोड़कर कहाँ चली जाऊंगी? पाताल लोक में। धरती पर पाप बढ़ा बच्चों, आज भी सरस्वती नदी बहती है, कहां पर है? धरती पर नहीं, पाताल लोक में। और सरस्वती नदी के अवशेष कहां मिले हैं? जैसलमेर के अंदर। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कहता है काजरी संस्थान। काजरी बोले तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर। वहां पर हमारे रिसर्चर बैठते हैं, ठीक है ना? अनुसंधान करने वाले। काजरी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। उन्होंने कही है कि जो, क्योंकि वहां पर जैसलमेर के अंदर जल पट्टी मिली है बच्चों, क्या मिली है? क्योंकि देखो जैसलमेर में पानी तो है ही नहीं, आपको पता है, लेकिन वनस्पति विहीन क्षेत्र है, फिर भी वहां पर सेवण घास मिली। और सेवण घास कहाँ पाई जाती है बच्चों? जहां पर मीठा पानी होता है कहीं पर, और वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है और वहां पर घास मिली। तो यार ये वैज्ञानिकों के सामने चुनौती, फिर ये क्या है? तो फिर वहां पर काजरी संस्थान ने जब क्या की रिसर्च की तो उन्होंने क्या पाया कि धरती के नीचे क्या एक जल पट्टी मिली है। तो उन्होंने कहा कि जो जल पट्टी है ये सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में है, ये बात है, ठीक है? तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। अगर आ जाए कि सर आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु देखो भैया घोड़ा, क्योंकि मुख्य, अगर देखो यार पहले मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? तो घुड़सवारी करना, संगीत भजन वगैरह करना, ये क्या होते थे? मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है? ये चीज है। तो प्रिय घोड़ा, सॉरी प्रिय पशु घोड़ा था। पवित्र पशु मतलब अजगन्य, वधु मतलब अगर होता है ना कि अपन बात करें सबसे पवित्र पशु किसको माना था? गाय को। गाय का वध करना क्या था बच्चों? वर्जित था। कोई गाय को मार नहीं सकता था। इनको पवित्र पशु या फिर अवध्य पशु माना गया था। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट देखो, हमारा मेन काम क्या था? खेती करना। तो हमारा अगर बात करें प्रिय देवता क्या था? इंद्र भगवान, ठीक है ना? इंद्र भगवान स्टार्टिंग के अंदर इंद्र भगवान था, बाद में उत्तर वैदिक काल के अंदर पशुपति भगवान को ज्यादा मान्यता हो गई थी। पशुपति बोले तो भोले बाबा शिव जी को, ठीक है? इतना ध्यान रखना, ये चीज आ गया। और एक मैंने बता ही दिया था, लोहा धातु की खोज कब हुई थी? देखो बच्चों, लोहा धातु की खोज कब हुई? वैदिक काल में हुई। और लोहा धातु को क्या कहते थे वैदिक काल में? श्याम अयस। तो संस्कृत भाषा थी, इसे श्याम अयस कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था लोहा धातु को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो वैदिक काल के अंदर जो हमारी प्रशासनिक इकाई थी किस हिसाब से बंटी हुई थी? तो प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इस हिसाब से प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी।
जिस हिसाब से होता है ना, देश, देश के बाद में राज्य, राज्यों के बाद में जिले, जिलों के बाद में, ठीक है ना, खंड, उपखंड, तहसील, ठीक है ना, ग्राम पंचायत और गांव और वार्ड, तो ढाणी ठीक है। इसी हिसाब से मतलब प्रशासन की इकाई की बात करते हैं। तो प्रशासन एक राज्य में चलता है, राज्य से संभाग, संभाग से जिले, जिले से उपखंड, फिर तहसील, ये प्रशासन की इकाइयां हैं। उसी प्रकार से जो वैदिक काल में ये प्रशासनिक इकाई थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इस हिसाब से प्रशासन की इकाई थी। एक क्वेश्चन बच्चों, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। अरे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार ही तो होती है। परिवार का मुखिया, देखो आज हमारे परिवार का मुखिया कौन है? पापा, पिताजी है हमारे, या फिर पिताजी, दादाजी जी तो दादाजी है, ठीक है ना। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप, ठीक है ना। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप, कुलप, ध्यान रखना। एक देखो भैया, अगर अपन मान लीजिए कोई राजा, एक कबीले का कोई राजा है और लड़ाई करने जाता था, तो उस कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा ही करता था लड़ाई के दौरान। देखो राजा को सलाह देने के लिए दो सभाएं हुआ करती थी, सॉरी दो संस्थाएं हुआ करती थी, एक तो सभा और एक समिति। सभा और समिति, दो संस्थाएं हुआ करती थी राजा को सलाह देने के लिए, एक तो थी सभा, एक समिति। सभा क्या थी? जो बड़े बड़े मेन, जो पढ़े लिखे लोगों की जो संस्था, वो सभा कहलाई, और आम नागरिक भी अपने विचार रखते थे, वो समिति कहलाई, ठीक है। राजा को सलाह देने के लिए दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। ये इसमें आम नागरिक हुआ करते थे, इसमें विशेष लोग हुआ करते थे, ठीक है, प्रधान, सेनापति वगैरह इसके अंदर हुआ करते थे, वो अपनी राय देते थे राजा। तो इस हिसाब से क्या था भैया? वैदिक काल बना हुआ था। तो ये आर्य के बारे में इतनी जानकारी है, समझ में आई है आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं अपन। पूरा क्लियर हो गया? हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? आर्यों के आगमन से। आर्यों का मूल स्थान ये किसने कहा? मैक्समुलर कहाँ का? वेरी गुड। अगर बात करें भारत, ये आर्यों के कारण इस भारतवर्ष को क्या कहा जाता था? आर्यवर्त भी कहते थे, ठीक है। आर्यों के अगर बात करें समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, ठीक है। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? कृषि और पशुपालन, ठीक है। अगर बात करें पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। पवित्र अगर बात करें कि पवित्र पशु गाय, प्रिय पशु घोड़ा, ठीक है। मनोरंजन के तौर पर क्या करते थे? एक तो भजन वगैरह हो गया, मनोरंजन गाने वगैरह गाना, भजन करना, और दूसरा घोड़ों की दौड़ वगैरह हुआ करती थी, रथ दौड़, घोड़ा की दौड़, ये चलते थे, ठीक है। अगर बात करें अपन कि प्रिय देवता कौन सा था? मित्र भगवान, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। लोहा धातु की खोज कब हुई? वैदिक काल में, और इसे क्या कहा जाता था? समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार। और वैदिक काल के अंदर जो आर्यों की जो पूरा समाज था, उस समाज को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। और 5 भाग कौन कौन से थे? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, ठीक है ना। और कई परिवार, मतलब परिवार के मुखिया को क्या? परिवार या कुल, परिवार या कुल, ठीक है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, या फिर इसको कुल बोलते थे। कुल के मुखिया को कुलप। कई परिवार मिलकर गांव बनता था, कई गांव बनकर एक विश्व, और विश्व का मतलब एक, कई विश्व को मिलकर मतलब एक विश्व हो गया। विश्व का क्या? राजा, राजा, राजा को जन कहते थे, और वो मिलकर क्या? राष्ट्र कहलाता था, ठीक है। इस हिसाब से तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के मुखिया को विश्वपति, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। और फिर क्या हो गया? पूरा देश हो गया। इस हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था बटी हुई थी। देखो भैया, फिर बात करते हैं वेदों की रचना कब हुई थी? वैदिक काल में, ठीक है ना। वेदों की रचना कब हुई थी? वैदिक काल में। वेद का मतलब है ज्ञान या जानना, ठीक है। और वेदों की रचना किसने की थी? आपको वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि कृष्ण देवव्यान वेदव्यास जी महाराज। क्या बोलिए? तो ही बता दो,
कुछ इतना मोटो नाम क्यों बताएगा? ये है देखो भैया, महर्षि कृष्ण देवव्यास वेदव्यास जी महाराज ये लिखे थे वेद। आप कहोगे सर एक ही बताओ ना छोटा सा ही, तो वेदव्यास जी लिख रहे भैया। वेद किसने लिखे? वेदव्यास जी के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, महाभारत की रचना वेदव्यास जी किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, ये हो। अगर पूछा जाए कि नेक्स्ट अब बताओ वेदों की संख्या कितनी? 4। देखो भैया वेद कौन कौन से? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और चौथा अथर्ववेद। देखो जो सिंपल से क्वेश्चन अपने एग्जाम में जो आ सकते हैं यहाँ से वो देखो। सबसे पहले ऋग्वेद सबसे क्वेश्चन है क्या? देखो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नवीनतम वेद। देखो भैया अथर्व ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। वैसे पहले त्रिवेद की संज्ञा थी, ठीक है, बाद में 4 वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें, इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर मंत्र की बात करें, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके अंदर किसका है? मंत्र है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो मंत्र है, ये कितने भागों में बटा हुआ है? ऋग्वेद को 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल और 1028 सूक्त, ठीक है ना। इतने 10 मंडल को 1028 से सूक्त में बटा हुआ है। कौन भैया? ऋग्वेद। 10 मंडल और 1028 से सूक्त में बटा हुआ है, यह लिखा गया है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने पेपर में आया हुआ है। गायत्री मंत्र आपको सर ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान। बोले तो सूर्य भगवान को समर्पित है। हम बोलते हैं ना गायत्री मंत्र सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है बच्चों। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है बच्चों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको? सूर्य भगवान या फिर सावित्री जी को समर्पित है, ठीक है ना। तो सूर्य भगवान या फिर सावित्री देवता को समर्पित है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो 10 मंडल और 1028 सूक्तों में लिखा गया है। इसके पढ़ने वाले को होतर कहा जाता था। इतना डेप्थ नहीं आता अपने आर्मी के अंदर। सिंपल से दूसरे गायत्री मंत्र कहां से लिए गए? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। देखो भैया मंत्रों का प्रयोग ऋग्वेद में और यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? यज्ञों के बारे में, यज्ञों के बारे में जानकारी। देखो बच्चों यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा अश्वमेव यज्ञ करता, उपाधि धारण करने वाला। तो मतलब जितने भी यज्ञ बच्चों उनका सारा उल्लेख कहां पर है? यजुर्वेद में। यज्ञों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है, ये ध्यान रख लेना। और इसके अंदर जो मंत्र बोले जाते थे वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और यज्ञ किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान को। भगवान विष्णु या फिर कृष्ण भगवान की बात करते हैं। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कोई व्यक्ति अन्यत्र किसी भी देवता को ध्यावे, किसी भी आप कोई भी यज्ञ करते हो उस देवता के निमित्त आप भोग लगाते हो, अब आखिरकार वो किसको समर्पित होता है? वो मुझे ही मिलता है। इसलिए क्या करो आप डायरेक्ट मुझे ही पूछो। बोले तो यज्ञ किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो यज्ञों का उल्लेख कहां पर है? यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपसे, ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों भागों में। गद्यांश और पद्यांश बोले तो कहानी और कविता के तौर पर लिखा गया है दोनों भागों में। तो ये कैसे लिखा हुआ है? यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। देखो पहले भगवान को रिझाने के लिए मंत्र बोलते थे। जब सामवेद की रचना हुई तभी क्या हुआ? संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। बोले तो संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। इतना समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद।
सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। देखो कलयुग के प्राणी हैं, हाँ कलयुग के प्राणी हैं, वो क्या इंतजार नहीं कर सकते? जिस हिसाब की भर्ती लंबी जा रही है तो सर इंतजार नहीं होता होगा। अब क्या करें, मन करता या तो छोड़ दें किसी और में लग जाएं, बस उब चुके हैं पढ़ाई से, ऐसे मन होता है ना, क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं हम, हमारे से इंतजार नहीं होता, हर चीज को हम जल्दबाजी में करते हैं। तो ये चीज क्योंकि हमारी एज ही छोटी है। पहले तो क्या होता था, अलग अलग युग कितने थे, 4 युग है बच्चों। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो उनकी एज धीरे धीरे घटती आई। अब 100 साल तो सारे ही हैं, वो तो बताया जाता है, जिएंगे पता नहीं 60 साल लास्ट, ये चीज है। तो अब ये चीज है, तो इतनी एज में हम क्या क्या काम करें? तो इंतजार नहीं होता साहब, फटाफट क्या करो, पेपर कराओ, ज्वाइनिंग दो, हर चीज को जल्दबाजी में करते हैं। तो जल्दी फटाफट काम हो, इसमें क्या करेंगे लोग, किसमें ज्यादा विश्वास करेंगे? जादू टोड़ों में, टोड़े टोटकों में। तो इसके अंदर वही बता रखा है। आप क्या करोगे, ऐसे आते हैं ना कई बार, आप इस मंत्र का इतनी बार उच्चारण करो, आप क्या करोगे, और जो पानी लेकर उच्चारण करो, जिसके ऊपर भी पानी के छिट्टे मारो वो आपके बस में हो जाएगा। तो वो सारे के सारे जो जादू टोना उपाय आते हैं ना, लिखे हुए आते हैं दीवारों पर, ठीक है ना, वो आपको पता ही है, ठीक है, बस वो यही होते हैं। तो वो है बच्चों, ध्यान रखो। अथर्ववेद में क्या है, तो आपको कैसा है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह, वशीकरण, ठीक है, आदि का उल्लेख कहां पर है? अथर्ववेद में, ठीक है, ये चीज है। तो आया समझ में आप लोगों को? एक क्वेश्चन आप लोगों से आप लोग कमेंट करके बताओ, या फिर आप अभी जवाब दोगे? चलो क्वेश्चन ये है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेरी गुड, विश्वामित्र जी के द्वारा। जो ये गायत्री मंत्र है ना बच्चों, ये किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वामित्र जी के द्वारा, ठीक है। तो गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये है वेद। वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। हाँ, गायत्री मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद से। हाँ, यज्ञों के बारे में जानकारी गद्य और पद्य में दोनों। संगीत का जनक है। अगर बात करें जादू टोना टोना टोटका, ये कौन से में? हाँ, तो ये सारे अथर्ववेद है। आया समझ में? ये है। देखो वेद कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। देखो हमारा समाज, अगर बात करें वैदिक काल में, हमारा समाज कितने वर्णों में विभाजित था भाई? 4 वर्णों में। मिटा दो। अगर बात करें बच्चों, वैदिक काल में हमारा जो समाज था वो कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में। कितने वर्णों में? हमारा जो समाज था बच्चों 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था। मतलब वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये 4 वर्ण है ना, इनका विभाजन किसके आधार पर था? कर्मों के आधार पर था विभाजन। किसके आधार पर है? कर्मों के आधार पर बच्चों विभाजन किया गया था। तो कौन कौन से वर्ण थे, कोई बताएगा? वेरी गुड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो एक महापुरुष की परिकल्पना की गई है, बोले तो भगवान विष्णु, ठीक है ना। तो उन्हीं के जो सर से, ठीक है ना, जो अपने बात करें किनका उद्गम हुआ था? ब्राह्मणों का। भुजाओं से कौन आए थे? क्षत्रिय। वैश्य तो आपको वैसे नाभि से वैश्य निकले थे, और चरणों से शूद्रों की रचना हुई थी। ये चीज है। तो अब मैं बताता हूँ इनका काम क्या है। ब्राह्मणों का काम क्या है बच्चों? धार्मिक पुस्तकों का पठन और पाठन, मतलब पढ़ाना, ज्ञान देना। तो ज्ञान देने का काम किसका था? ब्राह्मणों का था। देखो बच्चों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका मन किसमें लगता है? धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, लोगों को धर्म की शिक्षा देना, ठीक है। तो शिक्षा देने का काम किसका था? ब्राह्मणों का था। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन कहीं पर भी कोई बुरा काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई किसी जीव को सता रहा है, ठीक है ना, तो उसको सहन नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या होता है कि हम क्या करें? अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? अन्याय को न्याय दिलाएंगे, ठीक है। न्याय को समाज से हटाएंगे, अपराधों को जड़ से खत्म करेंगे। बोले तो हम क्षत्रिय हैं सर, हमसे अन्याय सहन नहीं होता है, तो हम न्याय करेंगे। बोले तो क्षत्रिय ज्ञान,
जो बाहुबली जो लड़े थे, ठीक है ना, अपने धर्म के लिए जो लड़ाई करते वो क्षत्रिय कहलाए। कई ऐसे होते हैं साहब, ना तो हमारे पढ़ाई में मन लगता है, ना हमसे लड़ाई होती है, लेकिन हम व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। बाणीय लोग क्या कहलाए? ठीक है। कई ऐसे होते हैं आलसी महाराज, ना हमसे पढ़ाई होती है, ना हम लड़ सकते हैं और ना हमसे व्यापार होता। हम तो क्या है, हाँ बस चिन्ह मारा, जो खा दे दियो वो खा लियो, पड़े रहा। ठीक है, जो छोटा मोटा कोई काम आया, काम में कोई झाड़ू लगा दे रहा है, झाड़ू मार दी, कोई पशु मर गया तो फेंक के आया, नाले की सफाई करने को कह दियो तो कर लियो, ठीक है ना, ऐसे काम कर लेंगे साहब, वो क्या कहलाए? ये कर्मों के आधार पर था बच्चों, कोई जातिवाद नहीं कह रहा हूं मैं, ये हमारा समाज था, तो इस हिसाब से तो सबसे नीचे उन्होंने क्या कहलाए? शूद्र, और सबसे ऊपर ब्राह्मण। धरती का देवता कौन कहलाया? ब्राह्मण। तो मैं जातिवाद नहीं कह रहा हूं, मैं कर्म के आधार पर विभाजन कह रहा हूं। हम जो पढ़ाते हो हम ब्राह्मण कहलाए, आप जो सेना में जा रहे हो तो मेरे फौजी भाई क्षत्रिय कहलाए, जो बाणीय लोग बिजनेसमैन है वो वैश्य कहलाए, और जो बाद के अंदर जो झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं वो शूद्र कहलाए। देखो बच्चों, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति मार्ग में बहुत सारे को पढ़ेंगे, अपन सारा सब भक्ति आंदोलन तब बताऊंगा आप लोगों को। तो उसमें क्या था? वेदों का, वेदों की पढ़ने बात करें, वेदों को कौन कौन पढ़ सकता था? वेदों को पढ़ने से मनाही किसकी थी? एक दो महिलाएं और एक शूद्र। इनको सिर्फ वेदों को सुनने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके सुनने मात्र से इनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, वैदिक काल में महिलाओं की बहुत स्थिति थी, कोई भी यज्ञ होता था तो महिलाओं को क्या सम्मान दिया जाता था, उनका एक भाग हुआ करता था। ठीक है, तो महिला के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता था, ये चीजें हैं। तो महिलाओं को शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो सुनने मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा, ये चीजें हैं बच्चों। तो ये बताओ समझ में आई कि नहीं आई? पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो वेद किसमें थे? संस्कृत भाषा में। वेदों को जानना और पढ़ना और लोगों को बताना आसान नहीं था, तो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए किसकी रचना हुई बच्चों? वेदांग की। किसकी रचना की गई? वेदांग की। तो क्वेश्चन है आप लोगों से मेरे भाइयों कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेरी गुड। वेदों को सामान्य भाषा में समझ में नहीं आता, क्योंकि संस्कृत भाषा में उनका किस हिसाब से, तो आप बोल रहे वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की। और वेदांग की संख्या कितनी? 6। अगर बात करें कि पुराणों की संख्या कितनी? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। ये पुराण क्या है भैया, आप बताओगे पुराण क्या होते हैं? आपको तो सिर्फ प्राचीन कहानियों का उल्लेख जहां कर दिया गया वो पुराण कहलाए, हमारे धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन कहानियों का जहां पर उल्लेख कर दिया गया जो धार्मिक कहानियां है वो क्या कहलाए? पुराण कहलाए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? मत्स्य। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है बच्चों? मत्स्य पुराण। लिख लेना, सबसे प्राचीन पुराण। पुराणों की संख्या कौन सी कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी बच्चों? 18। सबसे प्राचीन पुराण। अगर बात करें जिस हिसाब से, अगर मान लीजिए हमारे कोई बड़े बुजुर्ग कोई घर पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, तब 12 दिनों तक हम क्या करते हैं? गरुड़ पुराण बचाते हैं। अगर बात करें सबसे प्रमुख पुराण की बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, श्रीमद् देवी भागवत, ठीक है ना, शिव पुराण, ये क्या है? ये पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, आगे बात करते हैं उपनिषद। तो आप बताइए उपनिषद किसे कहते हैं? बताओगे आप? क्या गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है वो उपनिषद कहलाए। ठीक है ना, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया गया वो धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए। और उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। अगर आपसे क्वेश्चन है बच्चों, आप ये बताइए हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? अरे राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अरे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। वेरी गुड। तो उपनिषदों की संख्या कितनी? वेरी गुड। सत्यमेव जयते क्या है हमारा, और कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये चीज है। तो ये होते हैं भैया वैदिक काल कंप्लीट। यहाँ तक अपने आर्मी के अंदर सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन है जाएगा ही नहीं। तो हमने प्राचीन इतिहास से लेकर वैदिक काल तक आ चुके हैं। अब बच्चों क्या होगा? महाजनपद काल। अब अपन पढ़ेंगे सारे के सारे धर्म। तो ये सारा मैटर समझ में आ गया?
कोई डाउट? ठीक है, तो भाइयों आप भी बताएं आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।